आज भारत के उस वर्ग की बात करेंगे जिसकी सब मजाक उड़ाते हैं। मजाक राजनेता इसलिए उड़ाते हैं कि उनको पता है कि ये वर्ग हमारा अपना है। हम इसको कितना भी गरियाएंगे, कितना भी लतियाएंगे, तब भी ये हमारे कहने से ताली बजाएगा, थाली बजाएगा, क्योंकि ये मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग को कितने ही लात मारेगी सरकार को लगता है ये कहाँ जाएगा। और इस देश में अगर सबसे बुरा हाल किसी का है तो वो मध्यम वर्ग का है। और आज कहानी ये मेरी, तथ्य मेरे उसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बचपन की एक घटना याद कीजिए, जब खेलने के लिए टीम बांटी जाती थी और केवल एक बच्चा रह जाता था तो उसे बीच का बिच्छू बोल दिया जाता था। उसे लालच दिया जाता था कि तुझे दोनों तरफ से बैटिंग मिलेगी, और होता यह था कि बेचारे को बस दोनों तरफ फील्डिंग करनी पड़ती थी। ऐसे ही बीच में फंसने की दुख भरी कहानी इस देश में मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास की है, जिससे काम तो सबसे ज़्यादा लिया जाता है लेकिन सुविधा के तौर पर मिलता उसे सबसे कम है। पिछले 10 सालों से देश की मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से टैक्स लेने के मामले में जितना सताया है, उसे जितना परेशान किया है, और सुविधाएं देने के मामले में जिस कदर अनदेखा किया है, इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। कुछ दिन पहले जब मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ तो व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की बाढ़ आ गई। ये बेचारी मिडिल क्लास ही थी जो उन्हें याद कर रही थी। वो मिडिल क्लास के हीरो थे। हीरो इसलिए थे क्योंकि 90 के दशक में मनमोहन सिंह उदारीकरण की नीति लाए और इस देश के मिडिल क्लास ने अपनी इनकम पहली बार बहुत तेजी से बढ़ती हुई अपने बच्चों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसी पढ़ाई और बढ़िया नौकरी का सपना साकार होते देखा। फिर 2008 में जब पूरी दुनिया मंदी की मार झेल रही थी, उस वक्त भी भारत देश मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बढ़िया तरक्की कर रहा था। लेकिन फिर आया 2014 का साल, जिसे कुछ अंधभक्त असली आज़ादी का साल भी कहते हैं। जी हाँ, बकवास करने की असली आज़ादी 2014 में ही तो आई। झूठ और नफरत फैलाने की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2014 के बाद ही तो बनी है। नोटबंदी के नाम पर मिडिल क्लास महिलाओं की जमा पूंजी जब्त करने की आज़ादी सरकार को 2014 के बाद ही मिली। 10 सालों में कितने चुनाव आए और कितने चुनाव चले गए। कभी आरक्षण का मुद्दा बना, कभी गरीब आदमी का मुद्दा बना, कभी इलेक्शन कश्मीर और धारा 370 के नाम पर लड़ा गया, कभी राम मंदिर के नाम पर लड़ा गया, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा गया, मगर बेचारे मिडिल क्लास आदमी का घर और खर्चा कभी किसी चुनाव का मुद्दा नहीं बना। मिडिल क्लास के लिए कोई भी वादा नहीं किया गया। दिल्ली के आने वाले चुनाव में पहली बार मिडिल क्लास, उसकी खुशी और उसकी इच्छाएं एक मुद्दे के तौर पर उभरी हैं। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा 15 मिनट की एक वीडियो बनाई, जिसमें उनके हिसाब से मिडिल क्लास कौन है, क्यों दुखी है और उसके लिए क्या होना चाहिए, इन विषयों पर अपनी बात रखी। मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ कि हमेशा वादों की राजनीति के बीच में खाली हाथ रह जाने वाली मिडिल क्लास के बारे में कभी किसी नेता ने सोचा तो सही, बात तो की। क्या केजरीवाल जो मिडिल क्लास के बारे में कह रहे हैं वो सही है, या फिर क्या मिडिल क्लास के मुद्दे केजरीवाल के वादों से कुछ अलग हैं? देखते हैं आज की इस वीडियो में। मिडिल क्लास में वाकई कौन लोग आते हैं, उनकी कितनी आय है, इसका कोई सीधा फार्मूला तो नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास में जिन कामकाजी लोगों को गिनाया, वो परिभाषा ठीक जान पड़ती है। आप भी देखिए। आखिर ये मिडिल क्लास कौन है? टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, दुकानदार हैं, लॉयर्स हैं। इन जैसे हजारों सामान्य लोग जो मिलके हमारा देश चलाते हैं, ये मिडिल क्लास है। तो मोटा मोटा अगर हम माने तो महीने के 50,000 से 2.5 लाख रुपए महीना तक कमाने वाले परिवार को मिडिल क्लास मान लेते हैं। इनकम को 2.5 लाख रुपए महीना तक ले जाने का मकसद उन परिवारों को शामिल करना है जहां एक से ज़्यादा सदस्य काम करते हैं। इस श्रेणी के ज़्यादातर लोग सैलरी क्लास में आते हैं या कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं।
ये मिडिल क्लास कार चलाते हुए तो दिखते हैं, मगर उन पर कारों का लोन होता है। शहर में बड़ी मुश्किल से फ्लैट तो ले लेते हैं, मगर उसकी भी लोन की किश्त जाती है। किसी तरह उसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने भेज देते हैं जहां अमीरों के बच्चे आते हैं, लेकिन महीने का आखिर आते आते बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। ये घूमने भी जाते हैं, लेकिन पैसा जोड़कर साल में एक बार गोवा या फिर हर तीसरे चौथे महीने गाड़ी में दिल्ली से नैनीताल चले जाते हैं। ये वो श्रेणी है जो पढ़ी लिखी है, मेहनती है, अनुशासन में रहती है, और अगर मोदी सरकार इन्हें शोषित करना बंद कर दे तो ये अमीर भी हो सकती है। कुल मिलाकर इनकम की कैटेगरी में मिडिल क्लास की वही हालत है जो समाज की कैटेगरी में दलित वर्ग की, जिसको आगे बढ़ने के मौके बस दिखाने भर के लिए दिए जाते हैं। और ये मिडिल क्लास को मोटे तौर पर कैसा निचोड़ा जा रहा है, ये भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत सटीक शब्दों में बताया है। सुनिए। लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास टैक्स भर भर के देता है देश चलाने के लिए, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। सच बात तो यह है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। इन्होंने जो कहा उसमें दो शब्द गौर करने लायक हैं, सरकार का एटीएम और टैक्स टूरिज्म का विक्टिम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को देश चलाने के लिए टैक्स चाहिए। टैक्स चाहिए भी, जरूरी भी है, मगर टैक्स देकर सुविधा मिलने के अनुपात की बात करें तो मिडिल क्लास से टैक्स इस कदर वसूला जाता है कि सच में लगता है कि सरकार उसे एटीएम की तरह मान बैठी है, पैसा निकालने की मशीन। और ये टैक्स टेररिज्म जैसा, आतंकी जैसा इसलिए लगता है क्योंकि उस लेवल की सुविधा कभी भी दी नहीं जाती है। एक गरीब आदमी का सपना रोटी, कपड़ा और मकान होता है। मिडिल क्लास भी यही चाहता है, बस इस सपने में क्वालिटी भी चाहता है। रोटी मिले तो आटा ऑर्गेनिक हो, पेस्टिसाइड ना हो, कपड़ा मिले तो जल्दी ना फटे, मकान खरीदे तो धोखा ना हो जाए, बिजली पानी की सुविधा हो, आसपास गंदगी ना हो, हवा साफ हो। और क्या इस तरह की क्वालिटी की इच्छा रखना गलत है? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये क्लास ही देश को आगे बढ़ाती है। बच्चे पढ़ाने वाला टीचर हो या फिर इलाज करने वाला डॉक्टर, पुल बनाने वाला इंजीनियर हो, देश के बॉर्डर पर बैठा सेना का अधिकारी, घर तक सामान पहुंचाने वाला छोटा व्यापारी, ये सब मिडिल क्लास ही तो हैं। देखिए, गरीब की मेहनत से देश रुकता नहीं है और मिडिल क्लास की मेहनत से देश आगे बढ़ता है। लेकिन जब मिडिल क्लास अपनी महीने भर की मेहनत के बाद जब बैंक में कमाई लेने जाता है तो 10 से 30% के बीच में कमाई काट कर मिलती है। इनकम टैक्स के नाम पर ये 30% काट लिया जाता है और उसी बैंक में सुविधा के नाम पर उसे कुर्सी भी नहीं मिलती है, लाइन और भीड़ मिलती है। फिर इस कटी हुई कमाई से जब घर के बाहर कुछ भी खरीदने निकलता है तो अलग अलग तरह के टैक्स उसे घेर लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी रह चुके केजरीवाल इन टैक्सों को बिना सांस लिए गिनवा रहे हैं। देखिए, आपको पता है, अगर एक मिडिल क्लास परिवार साल में 10-12 लाख रुपए कमाता है तो इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे टैक्स मिला के एक मिडिल क्लास की 50% से ज्यादा आमदनी केवल और केवल सरकार को टैक्स देने में चली जाती है। क्या केजरीवाल सही कह रहे हैं या भावुक होकर कुछ ज़्यादा ही बोल गए? क्या सच में मिडिल क्लास आदमी अपनी सैलरी का लगभग 50% टैक्स में दे देता है? देखिए, हमारे देश में सामान और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, यानी जीएसटी। इसकी अधिकतम सीमा 28% तक है और ये अधिकतम है। कुछ चीज़ों पर 5% टैक्स भी है और रोज़मर्रा की काफ़ी चीज़ें जैसे अनाज, सब्जियां, कुछ तरह के फल और ड्राई फ्रूट्स भी ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं है। फिर एक बात और है, जितना टैक्स जीएसटी के नाम पर लिया जाता है उसमें केंद्र और राज्य की बराबर बराबर भागीदारी होती है। मतलब टैक्स राज्य की सरकार भी ले रही है, केजरीवाल भी ले रहे हैं और कुछ हद तक लेना जरूरी भी है, क्योंकि इसी पैसे से सरकार देश चलाती है।
पुलिस की सैलरी जाती है, सरकारी अस्पताल और स्कूल चलते हैं। इसलिए सरकार कम से कम टैक्स लेकर उसका ज़्यादा से ज़्यादा सही इस्तेमाल करे तो कोई समस्या नहीं है। दिक्कत वहाँ आती है जब किसी सरकार की मंशा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की हो और काम बिल्कुल कम हो रहा हो। जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ढूंढ कर ऐसे टैक्स ला रही हैं कि मिडिल क्लास के पास गलती से भी कुछ बचत बच ना जाए। पिछले दिनों पुरानी गाड़ी के बेचने पर ही मैडम ने टैक्स लगाया। एक बेचारा मिडिल क्लास आदमी पुरानी गाड़ी बेचता है, उस पैसे में थोड़े और पैसे मिलाता है और एक नई गाड़ी लेने का सपना भी चैन से देख नहीं सकता। पुरानी गाड़ी की कीमत को भी इनकम बना दिया। अब या तो कोई आदमी ढूंढो जो पुरानी गाड़ी सीधे खरीद ले आपसे, तब तो टैक्स नहीं है, मगर कार24 जैसी कंपनी में गाड़ी बेच दी तो मार्जिन में 18% टैक्स लग जाएगा। इसी तरह पिछले बजट में निर्मला जी ने कैपिटल गेंस टैक्स की परिभाषा को बदल दिया, जिससे मकान बेचने पर भी टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को तो 20% से घटाकर 12% कर दिया, लेकिन इंडेक्स बेनिफिट हटा दिया। यानी वक्त के साथ मकान की बढ़ती कीमत पर एक हद तक छूट दी, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। मगर मोदी सरकार ने कहा कि 20 साल पहले अगर मकान जिस कीमत पर खरीदा और आज कीमत दोगुनी या 3 गुनी हो गई तो ये सब आपकी इनकम है। मिडिल क्लास इनकी चालाकी पकड़ गई, बहुत विरोध हुआ, तब कहीं जाकर ये ऑप्शन दिया गया कि पुराना तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी और मकान तो छोड़िए, पॉपकॉर्न तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। नमकीन पॉपकॉर्न खाओगे तो कम टैक्स लगेगा, मीठा करके खाओगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। पेट्रोल जैसी बेसिक चीज़ को ज़्यादा टैक्स के लालच में आज तक मोदी सरकार जीएसटी के दायरे में नहीं लाई। एक्साइज ड्यूटी और वैट के नाम पर लगभग 40% टैक्स लिया जाता है। मिडिल क्लास कुछ खरीदने जाए तो भी टैक्स, कुछ बेचने जाए तो भी टैक्स। इन सब चीज़ों को जोड़ लिया जाए तो वाकई में आधी इनकम टैक्स में जा रही है, क्योंकि अजीब व गरीब टैक्स लगने से सामान की कीमत दोगुनी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक स्टोरी बड़ी वायरल हुई थी, कैसे 11 लाख की गाड़ी हमें 20 लाख में मिलती है। जीएसटी, सेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह सब मिलाकर गाड़ी की कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है। इसी तरह से अगर एक मिडिल क्लास आदमी घर लेना चाहे तो घर की कीमत से उसकी कमाई काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले वो 20 से 30% इनकम टैक्स देगा, फिर 6% तक स्टाम्प ड्यूटी देगा। अगर लोन लेना पड़ा तो उस पर 10% के आसपास ब्याज देगा। इसलिए वाकई मिडिल क्लास का 50% के आसपास पैसा सिर्फ टैक्स में जा रहा है। केजरीवाल ने मोदी सरकार के सामने मिडिल क्लास के लिए 60 डिमांड रखी है, जो उनके हिसाब से मिडिल क्लास को मिलना चाहिए। मगर क्या ये काफ़ी हैं? ये समझने से पहले जरा वो 7 डिमांड सुन लेते हैं। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। डिमांड तो गलत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कम है। आजकल इंजीनियर बनने में 20 लाख रुपए कम से कम लग रहे हैं और डॉक्टर बनने के लिए तो 80 लाख से 1 करोड़ रुपए चाहिए। इस पर कायदे से लगाम लगनी चाहिए। 10 लाख तक जीरो इनकम टैक्स की डिमांड भी कम है। मिडिल क्लास का असली भला तब होगा जब कम से कम 15 लाख रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स ना हो, तभी शायद एक मिडिल क्लास परिवार लोन और ब्याज के पिंजड़े से खुद को बचा सकता है और 2 पैसे बचा पाएगा। अगर अमीर आदमियों के लाखों करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जा सकता है तो थोड़ी सी कायदे की रियायत मिडिल क्लास को भी मिलना चाहिए। मिडिल क्लास डिजर्व करती है। केजरीवाल एक बात और भूल गए,
मिडिल क्लास आत्मसम्मान से भरी हुई रहती है। आप किसी रिटायर्ड बुजुर्ग आदमी से बात कीजिए, वो पेंशनर होगा, उसको चुनने का मौका दिया जाए कि रेल के भाड़े में 50% रियायत या फिर साफ सुथरी रेल, तो वो साफ सुथरी रेल चुनेगा। मिडिल क्लास सरकार से कुछ भी फ्री नहीं चाहता है। वो कहता है कि देश में विकास में योगदान दूंगा, अपना पूरा दूंगा, मेहनत करूंगा, टैक्स भी दूंगा, मगर वो विकास देखे तो सही। हमारे देश का मिडिल क्लास चाहे किसी भी शहर में रहता हो, इतना टैक्स देने के बावजूद उसे मिलता क्या है? सड़कों में गड्ढे हैं। ना वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है और ना ही सरकारी अस्पताल में इलाज कराता है। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की फीस उसकी कमर तोड़ देती है और इन सब के बावजूद वो सुख की सांस ले नहीं पाता। एक अमीर आदमी की बड़ी सी गाड़ी को तो रात का उसका चौकीदार देख लेता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन एक मिडिल क्लास की छोटी सी कार की बैटरी चोर खोल के ले जाती है। सड़क पर उसकी बीवी चलती है तो गले से चैन खींच ली जाती है। ये हर शहर का हाल है। लेकिन दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ कुछ बेहतर होना चाहिए। यहाँ की पुलिस भी सीधी मोदी सरकार के नाक के नीचे है, अमित शाह की देखभाल में है। लेकिन दिल्ली में अपराध का ग्राफ जितनी तेजी से बढ़ा है वो हमें दिख रहा है। हमारे देश में तो फिर भी 30% इनकम टैक्स है। यूरोप के देशों में 45% तक टैक्स है, मगर इन विकसित देशों में अगर टैक्स ज़्यादा है तो सुविधा इससे कहीं ज़्यादा है। वहाँ के पब्लिक स्कूल कम फीस में या फ्री में हर किसी को अच्छी शिक्षा देते हैं। सड़कें बेहतरीन हैं, हवा साफ है, आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। नदियों का पानी साफ है। हमारे शहरों की तरह नहीं है जहाँ हवा जहरीली है और नदियाँ नालों में बदल चुकी हैं। अब क्योंकि पहली बार किसी नेता ने मिडिल क्लास की बात सामने से की है, तो वीडियो के अंत में मैं दिल्ली के सब्सक्राइबर की तरफ से केजरीवाल जी को भी संदेश देना चाहता हूँ। मिडिल क्लास की 4 बड़ी डिमांड्स रखना चाहता हूँ जो केजरीवाल पूरी कर सकते हैं। सारी डिमांड्स केंद्र सरकार नहीं पूरी करेगी, मोदी जी से तो वैसे भी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। डिमांड नंबर 1, यमुना को साफ कराइए। आप पढ़े लिखे नेता हैं, इसलिए कोई तरीका सोचें, इनोवेशन करें, किसी भी तरह यमुना को और गंदी होने से रोकें। दिल्ली में आने से बिल्कुल पहले हरियाणा के सोनीपत जिले के इंडस्ट्रियल प्लांट्स का कचरा सीधा यमुना में गिरता है। यहाँ भाजपा सरकार है। केजरीवाल जी अगर हरियाणा सरकार कुछ नहीं करती है तो बेशक उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। साथ ही दिल्ली के अंदर छोटे बड़े नाले हैं जिनका पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में गिर रहा है। इन सब नालों के पानी को पहले ट्रीटमेंट प्लांट से गुजरना चाहिए। ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होना चाहिए। डिमांड नंबर 2, दिल्ली की सड़कें। दिल्ली अपनी चौड़ी और अच्छी सड़कों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब गड्ढों के लिए मशहूर हो। केजरीवाल ने पिछले 3 महीनों में सड़कों पर काम किया है, मगर वो काफ़ी नहीं है। अभी और काम की जरूरत है। खासकर दिल्ली देहात के ग्रामीण इलाकों की सड़कें बहुत ज़्यादा खराब हैं। डिमांड नंबर 3, साफ सफाई। मोदी का स्वच्छ भारत अभियान तो बस 2 अक्टूबर को कैमरे के सामने झाड़ू लगाकर शुरू होता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन जगह जगह कूड़ेदान और शौचालय तो केजरीवाल भी बनवा सकते हैं और बनवाने भी चाहिए। दिल्ली की छोटी सड़कों के किनारे थैलियाँ और कूड़े पड़े रहना अब आम बात है, वो रोज़ साफ होना चाहिए। दिल्ली में हरियाणा की तरफ से घुसें तो बरसुआ में कूड़े का पहाड़ है और उत्तर प्रदेश की तरफ से एंटी पर ही गाजीपुर का कूड़े का पहाड़। केजरीवाल की तारीफ करनी होगी कि इन पहाड़ों की ऊंचाई काफ़ी हद तक कम तो हुई है, लेकिन इनका खत्म होना अभी भी बाकी है। अगर केजरीवाल या कोई भी पार्टी दिल्ली की मिडिल क्लास का सच में प्यार चाहती है तो वेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। डिमांड नंबर 4 और सबसे ज़रूरी डिमांड, साफ हवा। दिल्ली की हवा खराब होती, कोई पटाखों को दोष दे देता है तो कोई दूसरा पटाखों से पहले पराली जलाने की बात करता है, फिर कारों पर बात आ जाती है। मिडिल क्लास आदमी बेचारा 3 और 4 के फेर में फंसा रहता है। कभी गाड़ी निकाल पाता है, कभी बेचारा गाड़ी के बिना चलने को मजबूर हो जाता है। गाड़ी के धुएं से लेकर पराली तक हर कोई समस्या में भागीदार है, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। हर साल जब खराब हवा के महीने आते हैं, चारों तरफ बस चर्चा होती है और फिर कुछ होता नहीं है। सड़कों पर धूल, फुटपाथ की कमी से फैली मिट्टी और कंस्ट्रक्शन में उड़ता रेत भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इनको तो कम से कम राज्य सरकार के लेवल पर ठीक किया जा सकता है। वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन महीने में कई दिन दिल्ली में गुजारता हूँ। पत्रकारिता के चलते आता जाता रहता हूँ। ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हुए और लोगों से बातचीत करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली की मिडिल क्लास के लिए साफ हवा, साफ पानी, सड़कें, सफाई और टैक्स में राहत इस चुनाव के बड़े मुद्दे हैं।
वैसे तो हर शहर के मिडिल क्लास के भी यही मुद्दे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।